नमस्कार फ्रेंड्स। तो हमने क्या कहता है 40 नंबर तक के प्रश्न को कवर कर लिया था। तो आज होगा उनसे आगे। तो बिना देर के क्लास को करते स्टार्ट। तो देखिए प्रश्न पहला क्या दिया गया। कहता 7 इंटू 1 11 इंटू 13 प्लस 13 किस प्रकार की संख्या है। ऑप्शन ए भाज्य संख्या, ऑप्शन बी अभाज्य संख्या, सी विषम संख्या और डी प्राकृतिक संख्या। तो इनमें से कौन सा आंसर सटीक होगा वो आपको उत्तर देना। तो सबसे पहले देखिए 7 हम यहाँ पे लिख लेता हूँ। 7 इंटू 11 इंटू 13 है ना प्लस 13। अब मेरे भाई यहाँ पे देखिए जो रिपीट कर रहा है उसको कॉमन लेते हैं। क्यों कॉमन लेते हैं भैया ध्यान से देखिए, हम बाद में बता रहे हैं। तो पहले हम बोले 13 यदि कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा 7 प्लस 11 है ना गुना ये गुना में होगा मेरे भाई, ये आपका मल्टीपल में होगा। 7 इंटू 11 और इंटू 1 प्लस 1। बोलिए ऐसा क्यों? क्योंकि 13 जब कॉमन ले लिए तो 13 कॉमन ले लिए तो 13 का स्थान पे 13 ही आएगा, क्योंकि 1 गुना 13 की जगह 13 आ जाएगा। तो यहाँ 13 से 7 में गुना 11 में गुना करने बोला, तो 13 से हम 7 में भी गुना कर दिए, 11 में भी गुना कर दिए और यहाँ पे कॉमन लेते 1 और 13 का स्थान पे कॉमन ले लेते 1 आ जाएगा। अब इसको जब हल करते हैं तो आ जाएगा 13 इंटू 11 7 77, 77 प्लस 1 तो हो जाता है 78। अब ऑप्शन से छांटना है। क्या छांटना है? ऑप्शन से छांटना है। ऑप्शन में कहता है कि भाज्य संख्या है, ऑप्शन बी में कहता है कि अभाज्य संख्या, सी में विषम संख्या और डी में प्राकृतिक संख्या। तो मेरे भाई आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो होगा नहीं, क्योंकि 78 है, जो 1 और स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से भाग लगे वो अभाज्य संख्या कहलाता नहीं। और जहाँ तारा विषम संख्या थी, विषम संख्या होगा नहीं, ये तो सम संख्या आ रहा है, इसको मल्टीपल कीजिएगा सम संख्या आ रहा है। तो सम संख्या होता है तो सोचते हैं, लेकिन ये तो विषम संख्या दिया गया तो ये भी ना होगा। एक देगा प्राकृतिक संख्या। क्या दिया गया? प्राकृतिक संख्या, यानी गिनती गिनने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, है ना। हालांकि इसको हल करने के बाद आपका जो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, जैसे 13 8 14 10 104 है तो चल 10 13 63 91 91 और 10 को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 101। तो ये आपका प्राकृतिक संख्या है। लेकिन ऑप्शन नंबर पहला देखिए क्या है, तो पहला आपका भाज्य संख्या है। तो ऐसा संख्या जब भी होगा तो भाज्य संख्या होगा। ध्यान में रखना, ये बात को आप माइंड में सेट कर लीजिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए 42 नंबर प्रश्न क्या दिया गया। कहता है 23,750 में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। तो आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि से में इसको खंडित कर देना पहले। ठीक है, तो हमने लिख लिया 23,750। अब इसको देखिए 5 का अधिकतम घात पूछा, 5 से ही अटैक कर देते हैं। बोले 5 चौके 20 बचेगा 3 यानी 37, 5 7 35 बच गया 2 2 यानी 25 5 25 0 तो 0। क्लियर है? फिर 5 से खिलाइए। बोले 5 9 45 बचा 2 2 यानी 25 5 25 0 तो 0। क्लियर है? फिर से 5 से खिलाइए। 5 जगह 5 4 बचा यानी 5 9 45 0 तो 0। फिर ये 5 से खाएगा, है ना। बोले 5 3 15 बचा 4 4 यानी आपका हो जाएगा 40, 5 8 40। अब ये 5 से नहीं खा रहा है तो देखिए 5 का 1 2 3 4 यानी 5 4 है तो 5 पर पावर 4 कह सकते हैं। तब से घात पूछा 5 का, तो घात कितना हो गया आपका? 4 हो गया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? इसमें किसी को दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि 1/a पर पावर n का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा, यानी कि 1/a पर पावर n। ठीक है, तो मेरे भाई यदि आप क्लास 8 में पढ़े हैं, क्लास 8 में यदि पढ़े हैं घातांक करनी, तो आपको पता होगा ये क्या है। ठीक है, यदि नहीं पढ़े हैं तभी हम बताते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो क्लास 8 में मेरे भाई ये सूत्र है, घातांक करनी चैप्टर है, उसमें एक सूत्र है कि 1/a पर पावर n बराबर होता है a पर पावर -n। ठीक है, ध्यान में रखना। अब n के स्थान पे m भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ध्यान में रखना। तो जो जैसा रहेगा वैसा टर्म में आपको ढाल देना। तो 1/a पर पावर n का मतलब होता है a पर पावर -n। तो a पर पावर -n दिखे कहाँ पर? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से क्या कहते हैं। कहते हैं यदि पी क्यू दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका मासा क्या होगा। अभाज्य संख्या का मतलब कोई भी अभाज्य संख्या पी और क्यू ले लीजिए। जैसे मान लेते हैं पहला अभाज्य संख्या 2 होता है, फिर अभाज्य संख्या 3 होता है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं 3 होता है या फिर 7 होता है। तो कोई भी अभाज्य संख्या लीजिएगा, इन दोनों के बीच का
जब HCF ज्ञात कीजिएगा तो 1 होगा। क्या होगा मेरे भाई? 1 होगा। कैसे? क्योंकि इन 3 और 7 में जब कॉमन की बात करते तो 1 ही आता है, क्योंकि 3 ये मेरे भाई जैसे हम बोले कुछ भी अभाज्य संख्या लीजिए, जैसे 5, तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 1, ठीक है। और एक ले लेते हैं 7, ठीक है, 7 को लिख सकते हैं 7 गुना 1। तो जो कॉमन आता है वही आपका HCF कहलाता है। एक कॉमन आया तो इसलिए HCF आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो PQ जब अभाज्य संख्या है तो उनका HCF हमेशा के लिए 1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाए। क्लियर है? किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए 45 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है a+√b का परिमेयकारी गुणक क्या है? गुणक का मतलब हुआ कि ये परिमेय का मतलब हुआ और गुणक, यानी कि कहता है कि ऐसा संख्या को यूज कीजिए जो कि आंसर जो कि परिमेय संख्या दे दे, ठीक है। तो मेरे भाई ऐसा प्रश्न रहे तो ऑप्शन मेथड से बनाना है। तो प्रश्न क्या दिया गया? a+√b। ऑप्शन ए को यदि हम चूज किए तो गुणक का मतलब हुआ गुणा कर दो, तो a-√b से क्या कर दिए? गुना कर दे। तो मेरे भाई a+b इंटू a-b, ये देखिए माइनस है ना, यहाँ पे माइनस होगा ये भाई, हाँ ये -√b, ठीक है। तो हम बोले a+b, √b को मानते हैं b इंटू a-b, तो ये फार्मूला बन जाता है +b इंटू a-b का फार्मूला आता है a² - b²। क्लियर है? ये भली बात ही आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? तो a+b इंटू a-b का फार्मूला a² - b²। a आपका ab है तो a² हो जाएगा, -b आपका √b है तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि a² - b², ये √b है तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, बचेगा b। अब मेरे भाई ये परिमेय संख्या है, बोलिएगा कैसे? आजमाना चाहते हैं तो एक स्थान पर आप कुछ भी रख लीजिए, ठीक है। परिमेय संख्या रखना है तो बोलिएगा एक स्थान पे 2 रखना है, 2 का हो जाएगा 4, b का स्थान पे भी कुछ रख लीजिए, मान लेते हैं 1 रखना है तो 1 घट जाएगा तो बचेगा 3 क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या। इसी प्रकार से कुछ भी रख दिएगा तो ये आपका रिजल्ट जो है कि परिमेय संख्या दे देगा। अब परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो कि रूट में रहता है, यहाँ पर रूट भाग गया इसलिए आपका परिमेय संख्या होगा। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही, जो कि राइट हो जाएगा। इसमें किसी को किंतु परंतु की बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखते क्या कहता है, समझिए। कहता है कि यदि a+√b बराबर c+√d तो a और c में क्या संबंध है? तो मेरे भाई a और c में क्या संबंध? देखिए प्रश्न दिया गया a+√b इक्वल दिया गया c+√d, तो हम कह सकते हैं कि a के बराबर c है। ध्यान में रखना, हम बोल सकते हैं कि a के बराबर c है और ये भी बोल सकते हैं कि √b के बराबर √d है। इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए इनमें से आपका a और c में संबंध पूछा तो a और c आपस में क्या होगा? बराबर होगा, यानी कि 46 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, इसमें कोई नोचफोन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है 3^2 इंटू 2 प्लस इंटू 5, फिर दिया गया 3^2 इंटू ये गुना है, गुना 2^2 गुना 5 का मासा क्या होगा? तो मासा ज्ञात करना है तो पावर जिस पे कम रहेगा, ठीक है, तो वो मासा आता है। यहाँ पे 3^3 गो, यहाँ पे 3^2 गो, तो 3^2 मासा हो गया, HCF हो गया। क्लियर है? इंटू यहाँ 2 एगो है, यहाँ 2 गो है, तो सबसे पावर कम किसका? ये 2, इस घर का एगो 2, तो ये भी HCF हो गया। यहाँ 5 एगो है, यहाँ पे 5 एगो, तो 1 5 कोई भी लिख लीजिए, ये HCF हो जाएगा। क्लियर है? अब हल कीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, 3 गुना 3 9, 9 गुना 10 की जगह 90 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 48 नंबर प्रश्न क्या दिया गया? कहता संख्या 4n जहाँ एक प्राकृतिक संख्या, कहता n जो है कि प्राकृतिक संख्या है, तो कहता क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक जो है कि 0 पर समाप्त होता है? ये आपका कुछ नहीं। क्लियर है? तो इसको ध्यान में रखना। ऑप्शन दिया गया n बराबर 2, n बराबर 0, n बराबर अपरिभाषित, ठीक है, और बोला ऐसी कोई संख्या n नहीं है, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा वो आपको खोजना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात मेरे भाई 4 पर पावर n है, 4 पर पावर कितना n है। यदि हम 4 को गुणनखंड में देखें तो 2 गुना 2 आता है, इस पर पावर n के स्थान में प्राकृतिक संख्या रखना है। प्राकृतिक संख्या गिनती गिनने वाला आता है, जैसे 1 2 3 4 अपरिभाषित, यानी कि अनंत तक जाते रहेगा, अनंत तक जाते रहेगा। तो ये कुछ भी रख सकते हैं। तो मेरे भाई ये जब 4 का गुणनखंड किए तो 2 गुना 2 हुआ, तो ये कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। बोले क्यों भाई?
कि शून्य पर समाप्त होने के लिए ये जो गुणनखंड होना चाहिए तो गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, क्योंकि 2 और 5 के रूप में गुणनखंड आएगा तभी 2 गुना 5 होगा 10 आएगा, तो अंतिम में 0 देगा। जो कि यहाँ पे 4 का गुणनखंड क्या है आपका 2 गुना 2 है, जो कि कितनों अपान के स्थान पर पावर रख लीजिए वो शून्य पर समाप्त नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऐसी कोई संख्या n नहीं है। क्लियर है। तो कब शून्य पर समाप्त होता है मेरे भाई, जब गुणनखंड में 5 और 2 दिख जाता है तभी, क्योंकि वो गुणा होने के बाद 10 हो जाता है। क्लियर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए कहता है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा समय लगता है। तो कहते हैं तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो मेरे भाई ये आपका 2 नंबर भी पूछ सकता है। तो इसमें क्या करना है, एक बात ध्यान में रखना, जब भी कोई धावक की बात करे यानी दौड़ने की बात कर रहा है ना, या फिर उतना भी नहीं जान रहे हैं तो चक्कर लगाने की बात करे, ये माइंड में सेट है। जब भी कोई प्रश्न में चक्कर लगाने की बात करे तब आपको मेरे भाई क्या करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एलसीएम उसका निकाल लेना है। तो वो जो एलसीएम आएगा वही आंसर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको इस प्रश्न में क्या करना, एलसीएम निकालना, क्योंकि कहता है वृत्ताकार, कोई वृत्त के आकार का बना हुआ है, 3 धावक यानी दौड़ने वाला व्यक्ति है ना, तो वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो ये मान लेते इस पॉइंट पे, इस ए पॉइंट से जो है कि दौड़ना स्टार्ट करता है, अब फिर दौड़ करके यहाँ पे आएगा। तो बोलता है वही कि दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर जब लगाता है तो किसी को 1 घंटा लगता है, किसी को 3 घंटा, किसी को 5 घंटा समय लगते हैं। कहते तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा, तीनों को एक ही बिंदु पर फिर से जब मिल जाएगा, मिलन होगा तो वो समय। तो ऐसे कंडीशन में आपको एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है। तो बोले 1 और 3 और 5 का एलसीएम ज्ञात कीजिएगा, तो यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, आपस में सब मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है। तो 5 गुना 3 गुना 1 तो हो जाएगा 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 घंटा। क्लियर है। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न। तो देखिए कहता है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3, 4 और 8 घंटे समय लगते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। तो ये भी वही वाला प्रश्न है, चक्कर लगाने वाला। तो इसको आपको क्या कर देना है, एलसीएम निकालना है। तो बोले 3 का गुणनखंड कीजिएगा तो 3 गुना 1 कर दीजिएगा, और 8 की बात बोले तो 8 को हम कह सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, और बाकी बात 4 को तोड़े गुणनखंड में तो 2 गुना 2। तो एलसीएम कौन होगा मेरे भाई, जो सबसे ज़्यादा होगा। तो इस घर में 2 है, 3 गो, तो तीनों आपका एलसीएम में आ जाएगा। ठीक है। और बाकी बात ये 2 गो नहीं रहेगा, जो ज़्यादा रहेगा वही आपका एलसीएम में आ जाएगा। ये 3 सिर्फ एक ही गो है, तो ये 3 आपका एलसीएम में आएगा। सबको मल्टीपल कीजिए, 2 गुना 2 4, 4 9 8 8 24, तो 24 आपका एलसीएम आएगा। तो ये आपका आंसर है 24। तो 24 घंटा बाद तीनों एक दूसरे के स्थान पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या खोजना, 15, 23, 12, 75। अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से भाग लगता है, बाकी किसी से नहीं लगेगा, वही अभाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक और स्वयं से भाग लगेगा, बाकी किसी से तेज भाग नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है समझने का प्रयास करें। कहता है यदि 65 तथा 117 का मासा 65 माइनस 117 के रूप में है तो एम का मान ज्ञात करें। बिल्कुल घबराना नहीं, सबसे पहले 65 और 117 का अक्षेप निकाल लीजिए। ठीक है। तो 65 को हम बोल सकते हैं मेरे भाई कि 5 गुना 13। क्लियर है, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। उसी प्रकार से 117 का हम बोल सकते हैं 13, ये हम 117 को बोल सकते हैं 3 गुना 3, गुणनखंड में तोड़िएगा 3 से आएगा 9, और 9 गुना 13, 13 नमा 17 से होता है। ठीक है। 117, ये 13 13 दोनों घर में है, तो अक्षेप हो जाएगा 13। क्लियर है। तो हम इसको मिटा रहे हैं, तो अक्षेप हो गया 13। प्रश्न के अनुसार से अक्षेप दिया गया, मोसो दिया गया 65 m माइनस 117। हम लोग के अनुसार से अक्षेप 13 आया, तो दोनों अक्षेप है, इसलिए दोनों आपस में क्या जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये 117 पर में आ जाएगा, तो 13 ये 13 प्लस हो जाएगा 117। क्लियर है, बराबर बचेगा 65 है ना। अब बोले 13 और 170 जोड़िएगा तो हो जाएगा 130, बराबर हो जाएगा 65 ठीक है। अब ये 65 दूना कट जाएगा 130, तो m का वैल्यू हो जाएगा 2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए प्रश्न 53 क्या कहता है, कहता है 2, 10 और 20 के लसा और मासा का अनुपात ज्ञात कीजिए। बिल्कुल घबराना नहीं, सबसे पहले इसको क्या करना है, गुणनखंड विधि में तोड़ना है। तो 2 को गुणनखंड विधि में तोड़ेंगे तो 2 गुना 1 बोल सकते हैं। क्लियर है? उसी प्रकार से 10 को तोड़ना है तो हम बोल सकते हैं 2 गुना 5। ठीक है? उसी प्रकार से 20 को तोड़िएगा तो बोल सकते हैं 2 गुना 5। क्लियर है? तो अभाज्य गुणनखंड विधि में तोड़ लिए। अब एलसीएम और एचसीएफ का जो है कि रेशियो पूछा गया। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम मतलब लोसो, एचसीएफ मतलब मासा। क्लियर है? तो एलसीएम कब होगा, जो सबसे ज़्यादा वो एलसीएम होता है। दूध के इस घर में 2 गो है, बाकी बात एक दो है, तो 2 गो 2 जो है आपका एलसीएम में आ जाएगा। तो इंटू 5 देखे, एक 5 इस घर में, एक 5 इस घर में, तो कोई 1 5 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है? उसी प्रकार से देखिए अब तो कुछ नहीं है। अब एचसीएफ में देखिए, एचसीएफ कहता है जो सब घर में मिले। देखिए 2 सब घर में मिल रहा है, इसलिए 2 आपका एचसीएफ होगा, बाकी बात कोई सब घर में नहीं मिल रहा। ठीक है? ये 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा 5 दूना 10 रेशियो 1। तो 10 रेशियो 1 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का औसत। सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 2, 4 होता है मेरे भाई। कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा आपका 2। क्लियर हो जाएगा? क्या हो जाएगा 2, क्योंकि दोनों घर में 2 2 कॉमन है। ठीक है? कैसे भाई, तो ऐसे बोल सकते हैं 2 को गुणनखंड में तोड़िएगा 2 गुना 2, 2 को तोड़िएगा 2, तो ये 2 2 तो मिला, तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 54 का बी होगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट क्या कहता है। कहता है ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लसा क्या होगा। ए और बी का लसा, अभाज्य संख्या तो लसा आपका ए गुना बी ए हो जाएगा ना, क्योंकि अभाज्य संख्या मतलब एगो 3 होगा, एगो 5 होगा, तो इसको गुना कर दीजिएगा 15 हो जाएगा, है ना। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे ए बी है तो ए गुना बी एन हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कहता है 2 लगातार संख्याओं का औसत। लगातार संख्या 2 को कुछ भी ले लीजिए, जैसे 1 और 2 ले लीजिए, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। जैसे 2 और 3 ले लीजिए, लगातार लेना है, लगातार। ठीक है? तो वो इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका 1। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। क्लियर है? तो इसको पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए, तो 5005। ठीक है? इसको 5 से खिलाइए। ठीक है? बोले 5 जगह 5, 0 0 0 0, 5 जगह 5। क्लियर है? अब मेरे भाई ये कितना सिखाएगा, तो ये 7 से खा जाएगा। कितना सिखाएगा, 7 से खाएगा। बोले 7 का 7, 7 का 7 बचा 3, 3 यानी 30, 7 चौक 28 यानी 2 यानी 21, 7 21। ठीक है? अब ये कितना सिखाएगा मेरे भाई, ये 11 से खाएगा। देखिए 11 का 11 बचेगा 3, 11 33, तो हो गया। तो बोला इतना के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तब 1 2 3 4, तो 4 गो अभाज्य गुणनखंड है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी। ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है 6, 8 और 22 का मासा और लसा और मासा का अनुपात। कोई दिक्कत नहीं, 6 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए, बोले 2 गुना 3 बोल सकते हैं। उसी प्रकार 8 को तोड़िए तो बोले 2 गुना 2 बोल सकते हैं, क्योंकि गुना कीजिए 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है? 22 की बात करें तो हम बोल सकते हैं 2 गुना 11। क्लियर है? किसी को दिक्कत, 2 गुना 11 बोल सकते हैं। अब देखिए हमें निकालना एलसीएम। क्या निकालना, एलसीएम और एचसीएफ। क्लियर है? तो बोले एलसीएम की बात करें जो ज़्यादा हो, तो 3 को 2 है, तो 3 को 2 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 1 2 3 और बाकी बात एगो 3 है, तो ये आपका 3 हो जाएगा एलसीएम में। बाकी बात एगो 11 है, तो 11 आपका एलसीएम में रेशियो। अब एचसीएफ की बात बोले तो एचसीएफ सब घर में जोड़ आता है, तो 2 दिखे सब घर में, तो ये 2 आपका क्या आ जाएगा, एचसीएफ होगा। बाकी बात सबके तीनों के घर में कुछ नहीं है, सेम नहीं मिल रहा तो नहीं होगा। तो ये 2 से कटा, 2 का 2, 2 से कटा दे, 2 ना 4, 2 दूना 4, 4 ते 12, 12 गुना 11, तो 12 का 12 हाथ में चल 1, 12 का 12 1 13, तो 132 रेशियो 1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 58 का ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, तो इसको पहले 2 से खिलाइए, 2 चौक 8 बचा 1, 1 यानी 16, 2 8 16, फिर 2 से खिलाइएगा तो हो जाएगा 24, फिर 2 से खिलाइएगा तो हो जाएगा 12, ये 2 से खिलाइएगा तो 12 हो जाएगा, फिर 2 से खिलाइएगा तो
6 हो जाएगा, फिर 2 से खिलाएगा तो 3 हो जाएगा। तो बोलिए अभाज्य गुणनखंड कब हुआ है, गिनती कीजिए। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो ये देखिए क्या होगा, ये पूछा ना। तो 2 है, 1 2 3 4 5 2 है, तो 2 पर पावर 5 बोल सकते हैं हम। 1 2 3 4 5 और ये गुना 3, ये है ना। देखिए मेरे भाई आया 2 पर पावर 5 गुना 3 आया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ये 7, ये सी नंबर जो है कि यहाँ पे आपका होगा ये जो 22 दिख रहा है, ये सी में होगा 2 पर पावर 5 गुना 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाए करेक्ट 2 पर पावर 5 गुना 3, जो कि सी में जो है कि टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी राइट आंसर 2 पर पावर 5 गुना 3, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न बढ़े, देखिए आगे क्या दिया गया। कहता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। बस 2 परिमेय संख्या कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 1 ले सकते हैं, कोई 10 ले लिया, कोई और कुछ ले लेगा, तो ये पता नहीं है, फिक्स नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर देंगे अनंत हो सकता है, क्योंकि 2 परिमेय संख्या कुछ भी ले सकता है ना। अब मान लेते हैं वो 2 ले लिया, अब बाकी बात करोड़ ले लेगा, तो ठीक है, तो बीचे ना आएगा। तो परिमेय 2 परिमेय संख्या ये सब बीचे में ना आएगा मेरे भाई। तो 2 परिमेय संख्या के बीच में जो है कि अनेक सारा परिमेय संख्या हो सकता है अनंत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न बताएं आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि मेरे भाई कुछ भी इस चैनल से सीखने के लिए मिला तो लाइक अवश्य कर दें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।